कैसे है बच्चों। आज हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है और ये चैप्टर बेसिकली जो सबसे पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस टाइम पे हम लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था, ये सब चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आप इस सब से रिलेटेड जितने भी नोट्स है चाहे जो भी है, ये आप मेरे पीछे बैक ऑफ द स्क्रीन में देखेंगे कि ये सब साइड्स में स्लाइड्स वगैरह बन के आपको दिखती रहेगी। तो बेटा जी, आपको पता है कि हम लोग आज़ाद हुए 14 और 15 अगस्त की रात को। हम लोगों को कंट्रोल किसने कर रखा था? ब्रिटिशर्स। तो हम लोग कॉलोनियल रूल थे ब्रिटिशर्स के। तो हम लोग जब 14 और 15 अगस्त को आज़ाद हुए, उसके बाद इंडिपेंडेंस जो हमें मिला, तो इंडिपेंडेंस वाज नॉट ए इजी टास्क। इट वाज नॉट लाइक कि हमें ऐसे ही मिल गया। हमें उस इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए, उसको चला के रखने के लिए और कैसे कैसे हमने देश को इकट्ठा करके रखा, ये सब चीज़ें हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपको पता होगा कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो 14 और 15 अगस्त की रात को नेहरू जी ने एक स्पीच दिया था। उस स्पीच का नाम था बेटा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उस स्पीच में बताया गया था नेहरू जी के द्वारा कि किस तरीके से, कितने संघर्षों के बाद हम लोगों ने आज़ादी पाया है और अब इस आज़ादी को और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब हम लोग वो टेस्ट विद डेस्टिनी दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने पूरे देश के लिए दो गोल सेटअप करे थे। और वो दो गोल क्या थे? सबसे पहला गोल तो ये था कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कॉलोनियल रूल से बाहर निकल के आए थे। तो पहला गोल उन्होंने देखा कि हम लोग अपने देश को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनाएंगे। तो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना इज आवर फर्स्ट गोल। एंड द सेकेंड गोल जो उन्होंने दिया है इज अ सोशल जस्टिस। अब ये सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस को अगर जो हिंदी में बोला जाए तो ये सामाजिक न्याय होता है। जैसे कि हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। अब जो ये अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, जस्ट लाइक अपर कास्ट, लोअर कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, जेंडर, कास्ट के लोग रहते हैं। अब इन लोगों को हर तरीके से सुविधा उपलब्ध करवाना और इन लोगों को क्या करना है कि सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा उठाना और हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है ताकि सभी समाज के सभी लोग जो है ज्यादा अच्छे से तरक्की कर सके। तो ये सेकंड गोल था जिसको बोलते हैं हम सोशल जस्टिस। तो दो गोल थे बेटा जी नेशन को डेवलप करने के लिए जब हम लोग आजाद हुए, और जो गोल दिए गए थे नेहरू जी के द्वारा। सबसे पहला गोल टू स्टैब्लिश द डेमोक्रेसी एंड द सेकंड गोल इज द सोशल जस्टिस। क्लियर? तो ये जो दो गोल थे हमारे, और इन दो गोल को स्टैब्लिश करने के लिए हमने अलग अलग तरीकों को अपनाया। इन तरीकों को हम इस पूरे चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है? उसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीजों के ऊपर बात करी गई है इस पूरे चैप्टर में कि हम अपनी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे। हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बनाना चाहेंगे? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे, कंट्रोल में थे, तो उस टाइम हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे सारे राइट्स को ले लिए गए थे हमारे ऊपर। जैसे आपने देखा था 1919 में रोलेट एक्ट को पास कर दिया गया था, तो हमारे जितने भी फ्रीडम्स के फंडामेंटल राइट्स थे वो सब तो ले लिए गए थे। हमें सप्रेस किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, इन पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने क्या सोचा कि हम अपनी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के तो कुछ आइडल्स होते हैं। आइडल्स लाइक कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करेंगे, हम अपने कंट्रीज को क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, रन करेंगे। हम अपने देश को रन करेंगे। दैट्स वाई हमने सोचा कि वो उस टाइप का डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जहां पे हर एक क्लास, हर एक कास्ट, हर एक जेंडर, इन सबको क्या मिले, इक्वल राइट मिले, और इन सबके साथ क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज को हम कर सके। ऑल दो हम कितना अचीव कर पाए हैं और नहीं कर पाए हैं ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। हमें इस चैप्टर में इसमें डील नहीं करना। हमें बस ये देखना है कि हमने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने के लिए, हमने अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए हमने अपने नींव रखा था। कब? जब हम लोग आजाद हुए थे। और दूसरी चीज क्या थी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है और जो भी हमारी सोसाइटीज होंगी वो सब सोसाइटीज इक्विटेबल सोसाइटीज होंगी। अब इक्विटेबल सोसाइटीज क्या होती है बेटा? इक्विटेबल सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती है जिसमें सभी वर्गों का इक्वल ध्यान रखा जाता है, चाहे वो किसी लॉस से रिलेटेड हो, चाहे वो
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज हो, स्कीम्स हो, सभी में क्या होगा, सभी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितने भी सोसाइटी के लोग होंगे सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ इक्विटेबल सोसाइटी। तो अब हम बात करते हैं मेन नेम ऑफ द चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर स्टेट्स की चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे देश को बनाने? बेटा आप लोगों ने एक मूवी तो देखी होगी, कौन सी मूवी? गदर। तो गदर में सनी देओल का एक बहुत ही प्रमुख किरदार है, जिसमें वो मूवी उस तरह उस समय के बारे में बनाया गया है जब हम लोग आजाद हुए थे। अब इस मूवी के बारे में हम लोग फर्दर बात करेंगे आगे टॉपिक्स में कि क्या क्या चीजें थी। बेसिकली हमारी मूवी, वो जो गदर मूवी थी, गदर मूवी का जो सीन था वो एग्जैक्टली सेम सीन जो था जब हम लोग आजाद हुए थे उस टाइम पे। वही हमारे चैलेंजेस है। तो 3 चैलेंजेस क्या थे हमारे नेशन बिल्डिंग के? सबसे पहला चैलेंजेस था इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री। जब हम लोग आजाद हुए थे तो हमारा देश जो आज का आपको इंडिया दिखता है वो वैसा इंडिया नहीं था। हमारा देश 2 पार्टों में डिवाइड हो चुका था और हमारे देश के बीच में कई सारे जो थे प्रिंस स्टेट्स भी थे जो अपने आप को इंडिया में रखना नहीं चाहते थे। एग्जाम्पल वॉज हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे प्रिंस स्टेट्स तो वो थे जो इंडिया से पार्ट ही नहीं भी होना चाहते थे, क्योंकि जब हम लोग आजाद हुए थे तो ब्रिटिशर्स ने हमें ऑप्शन दिया था। क्या ऑप्शन दिया था? कि ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं, प्रिंस स्टेट्स को ऑप्शन दिया था। उनको ऑप्शन ये दिया गया था, 3 ऑप्शन दिए गए थे। या तो आप इंडिया के साथ आ जाए, या तो आप पाकिस्तान के साथ आ जाए। अगर जो आप ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते तो आप कैसे रह सकते हैं? आप यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जैसे ही हम लोग आजाद हुए तो सबसे पहला इमीडिएट चैलेंज आया कि जो हम पूरे इंडिया में छोटे छोटे प्रिंस स्टेट्स हैं जो हमसे अलग होना चाहते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इन सबको क्या किया जाए? इन सबको एक साथ इकट्ठा करके रखा जाए। ये हमारा सबसे पहला चैलेंज था। सेकेंड चैलेंज ऑफ when we got independent is establishing a democracy। मैंने आपको पहले बताया कि नेहरू का एक मेन गोल था, नेहरू जी का एक मेन गोल था। वो गोल क्या था बेटा जी? कि हम अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक लाइंस पे स्टैब्लिश करेंगे। तो स्टैब्लिशिंग ए डेमोक्रेसी मीन्स हम अपने लोगों को सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स देंगे। हम अपनी कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाएंगे। हम अपने लोगों को राइट टू वोट देंगे। हम अपने लोगों को वो सारे अधिकार देंगे जो एक आम अच्छे देश में लोगों को दिया जाता है। इसलिए नेहरू जी ने सोचा कि हम अपनी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक लाइंस पे स्टैब्लिश करेंगे। दिस इज आवर सेकंड चैलेंज। एंड थर्ड चैलेंज इज डेवलपमेंट एंड द वेलबींग ऑफ अ सोसाइटी। जो हमारे समाज, जो इतना गरीब वर्ग था हमारे समाज में, जहाँ पे 80 to 90% पॉपुलेशन हमारी विलेज में रहती थी उस टाइम के जमाने में, तो उन लोगों को गरीबी से कैसे उठाना है, जो हमारी कंट्री को कैसे इकोनॉमिक वेलबींग बनाना है, हमारे लोगों को कैसे वेलबींग बनाना है, ये हमारा तीसरा चैलेंज है। तो इसको कैटेगराइज करा जाए 3 पार्ट में, सोशल चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज या इकोनॉमिक चैलेंज में। तो सोशल चैलेंज में हम अपनी कंट्री को क्या करें? नेशन के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, सारी कंट्रीज को इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट जो बटे हुए हैं उन सबको एक साथ करें। पॉलिटिकल चैलेंजेस में क्या है? स्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। एंड द थर्ड चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो अगर जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 चैलेंजेस ऑफ अ कंट्री, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। 3 अलग अलग पॉइंट में आप इसको एलिब्रेट करोगे। सबसे पहला पॉलिटिकल चैलेंज इज डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। सेकंड वन इज द इकोनॉमिक चैलेंज is development of a people of a country, and the third one is the social challenge. That what social challenge is? That establishing, uniting the complete country by integrating the different states, those who do not want to be a part of India. So these were the 3 main challenges that we have faced when we got independent. Clear beta? Now we know कि there was a 2 nation theory given by, so 2 nation theory was given by whom? मोहम्मद अली जीना। ऑल्दो सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दिया था, बट इस आइडियाज को प्रोपेगेट किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली जीना पे। अब उनका क्या आइडिया था कि उन्होंने बोला कि 2 नेशन थ्योरी को दिया जाए। उन्होंने बोला कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट ओनली सिंगल पीपल, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 2 डिफरेंट पीपल, हिंदू पीपल एंड द मुस्लिम पीपल। जब उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर 2 अलग अलग पीपल है, हिंदू पीपल और मुस्लिम पीपल है, तो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर एक ये 2 अलग अलग टाइप की जो कम्युनिटीज है वो एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि उनको क्या कर दिया जाए, मतलब 2 नेशन थ्योरी को डिमांड किया। जो 2 नेशन थ्योरी कहता है जो
मेजोरिटी मुस्लिम प्रोविंस है उन प्रोविंस को इंडिया से अलग करके एक पूरा एक अलग देश बनाया जाए जिनको हम बोलते हैं पाकिस्तान। इस आइडिया जो टू नेशन थ्योरी का आइडिया है, इस आइडिया को प्रोपोगेट करने वाले और ज्यादा जल्दी से इंप्लीमेंट करवाने वाली पर्सन थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द पाकिस्तान में बोला जाता है। क्लियर बेटा? तो ये था टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय द मोहम्मद अली जिन्ना। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, टू नेशन थ्योरी कहां से आता है? किसने इस आइडिया को प्रोपोगेट किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रोपोगेट किया था। और ये इस टू नेशन थ्योरी में क्या करना चाहते थे? पूरे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते थे। वन पार्ट इज पाकिस्तान, अनदर पार्ट विल बी द इंडिया। उनका मानना था कि कांग्रेस इज अ पार्टी जो सिर्फ हिंदू के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, मुस्लिम के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही। तो वो एक ऐसा देश चाहते थे जो सिर्फ मुस्लिमों का देश हो और जहां पे क्या हो सके, मुस्लिमों के हित की बात करी जा सके। इसलिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रोपेगेट किया और उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स किया। और एट द एंड हमें क्या करना पड़ा? हमें सबमिसिव होना पड़ा और हमें टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करना पड़ा, जिसके कारण आज जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान बना हुआ है। अब आपने जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की जब मैं आपके साथ बात करूंगा, जो टॉपिक है आपके चैप्टर में, ये जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन है, वो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन इज नॉट इजी टास्क। जो हमें लगता है कि हाँ इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इतना आसान नहीं था। इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करना इज नॉट इजी टास्क, बिकॉज ये सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री का डिवीजन नहीं था, ये यहाँ के लोगों के दिल का भी डिवीजन था, हार्ट का भी डिवीजन था। अब इस डिवीजन को कैसे हम समझाएंगे, कैसे संभालेंगे? तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम था गदर। गदर में देखा था कि जो पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन का प्रोसेस कितना दर्दनाक था। लोग जो थे माइग्रेट करके गए एक जगह से दूसरी जगह पे। जब वो माइग्रेट करके गए एक दूसरी जगह से दूसरे, रातों रात, जब अब एक बात बताइए, हम लोग रात को सो रहे हैं और सुबह पता चलता है कि अब हम लोग पाकिस्तान में हैं, जबकि हम लोग हैं हिंदू और हमें पाकिस्तान में रहना, हमें अब दोबारा छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। हिंदू लोग जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे लाइक पंजाब और बंगाल, वहां से वो इंडिया की तरफ भागने लगे। मुस्लिम लोग जो इंडिया में रहते थे वो भाग के पाकिस्तान में जाने लगे और राइट्स होने लगे, कॉम्युनल वायलेंस होने लगा। तो ये जो इस लेवल का एक्सटेंट हुआ, जो गदर मूवी में दिखाया गया कि ट्रेन लाश से भर भर के, आप देखते होंगे उस मूवी में कि ट्रेन जो थी वो आती थी बट उसमें सिर्फ लाश होता था, कोई भी जिंदा आदमी नहीं आता था। तो यही था उस टाइम के प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। किस तरीके से, कितना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा जब ये पार्टीशन का वक्त रहा होगा उस टाइम पे। और मेजरली दो जगह पे, एक अमृतसर में और दूसरा बंगाल में। वहां के लोग तो अलग तरीके से, बहुत बुरी तरह वहां पे हालत था। अगर एक आम इंसान उस टाइम पे जिंदा होता तो वो एक नजारा था जो वो देख नहीं पाता। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाज नॉट इजी टास्क। इट वाज नॉट दैट कि हमें बाउंड्री को डिवाइड कर देना, हमें चेयर्स को भी डिवाइड करना, हमें टेबल्स को भी डिवाइड करना, हमें क्लिप को भी डिवाइड करना है, इवन हमें लोगों को भी डिवाइड करना है। तो कैसे समझाएंगे, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। बट दर्द से भरा या जैसे भी कोई इमोशनल जो भी कह लो, हम लोगों ने इस प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को अचीव कर लिया, क्योंकि करना ही था, कोई और चारा हमारे पास था ही नहीं। टू नेशन थ्योरी को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, हमें पता ही नहीं चला। तो ये जो मंजर था, ये बहुत बुरे वाला मंजर था जो आम इंसान तो देख भी नहीं पाएगा। जब हमें मूवी देख के इतना डर लगता है तो सोचो उस टाइम कैसा लग रहा हो। बहुत बेकार था बेटा, बहुत। मैं क्या बताऊं, अभी मेरे, आई कैन टेल यू माई सिचुएशन व्हेन आई एम रिसाइटिंग दिस। इट वॉज रियली नो वर्ड्स फॉर इट, नो वर्ड्स एट ऑल। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन यही हो, दोनों साइड मर्डर हुआ, मास किलिंग होने लगे, जेनोसाइड होने लगे, पूरा देश हमारा कॉम्युनल जोन बनता चला गया। कॉम्युनल जोन भी पूरा देश नहीं बना, मेजरली दो मेजर एरिया, एक बंगाल वाला एरिया, दूसरा कौन सा एरिया? अमृतसर वाला, पंजाब वाला एरिया। और जब हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन करना स्टार्ट किया था, तो पार्टीशन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि देयर वाज नॉट अ सिंगल बेल्ट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पीपल। There was a three complication in process of partition. The first complication in process of partition was not a single belt of Muslim majority region. Second was जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था बंगाल और पंजाब, वहां के सभी जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। द एग्जाम्पल ऑफ
द पीपल इज खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान जो थे उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, और वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान का एरिया वहां पे रहते थे। वो नहीं चाहते थे, उनके जैसे हजार मुस्लिम नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का बाहर में जाए, बट सिर्फ उनको जाना पड़ा। द थर्ड रीजन इज, जो ये टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाई गई थी उसमें बहुत मात्रा में हिंदू पॉपुलेशन भी रहता था, तो उनका क्या होगा? उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या थी। अब उनको कैसे डील किया जाएगा? वो क्योंकि वो जब पार्टीशन कर दिया जाएगा तो जो हिंदू रीजन है उस पूरे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में, उनके साथ क्या होगा? माइनॉरिटी जैसा ट्रीट किया जाएगा। अब किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को तो यही है तीन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में। देयर वाज अ कॉम्प्लिकेशन इन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन वाज नॉट अ सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। Second complication was not all the Muslim want to go in Pakistan, and the third process or the complications in the process of partition was कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में थे, कौन थे वहां पे? हिंदू भी रहते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर दी, प्रॉब्लम्स से बढ़ गई उसके बाद प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। बट ऑल दो हमें डिवाइड तो करना था, तो हम लोगों ने फिर भी पार्टीशन को किया। जो पार्टीशन को किया तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन वाज वर्स। दिस वाज अ मास किलिंग। जब महिलाएं पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी तो देयर वाज अ ब्रूटल रेप। पूरा का पूरा दो, अमृतसर वाला एरिया और बेंगोल वाला एरिया कॉम्युनल जोन में डिवाइड हो चुका था। हिंदू एंड मुस्लिम वर टारगेटिंग ईच अदर, दे वर किलिंग ईच अदर। कई महिलाओं को अपनी इज्जत को बचाने, देयर वाज अ रेप, देयर वाज अ मास किलिंग। इनको इज्जत बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ ऑनर जहर खाना पड़ा था। इस तरह की सिचुएशन आ गई थी। एंड कई महिलाओं ने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया कि वो मुस्लिम बन गए, और फिर उनको जबरदस्ती शादी करना पड़ा कि कम से कम उनकी जिंदगी तो सुरक्षित रहनी पड़े। तो लोग अपने परिवार का ऑनर बचाने के लिए लोग क्या करते थे? पूरी फैमिली की फैमिली जहर पी लेते थे कि कम से कम हमें रेप और अबडक्शन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो इतना ब्रूटल केस था, इतना ब्रूटल था, क्या बताओ बेटा, कि जैसे आपने देखा था गदर वाली मूवी, सेम वैसा ही हुआ था। पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेज है वो गदर मूवी। क्लियर? तो अब ये सब जब हम आधे टॉपिक पे, चैप्टर्स के आधे टॉपिक में आ चुके हैं, तो गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे? आजादी के टाइम गांधी जी भी थे। हम सब लोग आजादी के टाइम पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, बट गांधी जी वॉज अ पर्सन कि जो जहां पे सबसे ज्यादा कॉम्युनल वायलेंस हो रहा था, नोआखोली इन वेस्ट बंगाल, गांधी जी उस टाइम पे नोआखोली में थे, और वहां पे कॉम्युनल जो दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, उन्होंने उस दंगे को रुकवाने के लिए फास्ट अनटू डेथ स्ट्राइक कर दिया, स्टार्ट कर दिया, आमरण अनशन पे चले गए। तब जब दोनों कम्युनिटी के लोग बैठे तो उसके बाद वो दंगा जो था वो कम्प्लीटली शांत हुआ। तो गांधी जी वॉज एट दैट टाइम, जब हम लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे, उस टाइम पे गांधी जी क्या कर रहे थे? दंगे रुकवा रहे थे। तो बेटा हमने 4-5 टॉपिक को कवर किया। सबसे पहला टॉपिक क्या है? नेहरू की स्पीच क्या थी। सेकंड टॉपिक वाज नेहरू ने गोल क्या दिया था? गोल दिया था डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। थर्ड वन, जो हम अपना देश बनाएंगे वो किस लाइन पे बनाएंगे? सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। सेकंड थिंग क्या है? इक्विटेबल सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे सभी लोग समान है। उससे अगला टॉपिक हमने किया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहले चैलेंज पॉलिटिकल चैलेंज में एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, सोशल चैलेंज में इंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री जो अलग अलग प्रिंसेस स्टेट्स में डिवाइड थे, एंड द थर्ड इकोनॉमिक चैलेंज में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ द पुअर पीपल और द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? उसके बाद हमने टू नेशन थ्योरी की बात करी, जिसको प्रोपोगेट किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन का देखा, जिसमें 3 प्रॉब्लम थी। वो नॉट ऑल द मुस्लिम मेजोरिटी, सारे के सारे जहाँ पे पार्टीशन हुआ था वो सब, उसमें मुस्लिम जो थे वो जाना नहीं चाहते थे, और कोई एक क्लियर एरिया था जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहते हो। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में हिंदू भी तो रहते थे। तो ये इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ा, क्या क्या हुआ, जैसे मास किलिंग हुआ, रेप हुआ, द पीपल हैव टू लीव, पीपल हैव टू टेक एज अ रिफ्यूजी इन आवर कंट्री, और द मेनी पीपल हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम दिस कंट्री टू पाकिस्तान, दे आल्सो हैव टू टेक रिफ्यूजी इन द पाकिस्तान। उसके बाद हमने गांधी जी को रोल को देखा कि जहाँ पे गांधी आजादी के टाइम पे कहाँ पे गए थे। तो हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका, और पार्ट 2 के लिए वेट करिए, कल या परसों में हमारा नया वीडियो आ जाएगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने सीरीज स्टार्ट करा है शॉर्ट रिवीजन के लिए, ताकि बच्चे जो है एग्जाम में टाइम पे सिंपलीफाई, ऑल दो बहुत डिटेल में बताना है इस बारे में।
बट फिर कभी करेंगे, अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है, बोर्ड का टाइम आ रहा है, तो बड़े प्यार से ध्यान से जुड़े रहिए बेटा। हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपके एग्जाम में आपको तरक्की दिलाएंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। सो बने रहिए और वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, जल्द आएगा, जिसमें पूरा बाकी बचा हुआ टॉपिक जो है उस सबको हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बाय बाय।